हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडीफाई सक्सेस। और आज हम आपके लिए जो नया चैप्टर लेकर आ चुके हैं वो है प्लांट किंगडम। और दिस इज द चैप्टर नंबर 3 ऑफ योर एनसीईआरटी क्लास 11th। और इसके पहले हमने जो किंगडम्स ख़त्म कर चुके हैं वो क्या क्या है, वो है मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंगी। अगर आप नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए प्लीज़, और फिर आइए यहाँ पर, क्योंकि ऐसे हमको इवोल्यूशन कैसे हुआ है वो पता चलेगा कि पहले यूनिसेलुलर, देन यूनिसेलुलर एंड यूकैरियोटिक, एंड देन multicellular eukaryotic, and now the total structure, a complete package of plant has been created। और उससे ही जो हमारा फर्दर इवोल्यूशन से एनिमल्स क्रिएट होगा। तो ये एक पैरेलल जर्नी है जिसको हम एक्सप्लोर कर चुके हैं और कर रहे हैं, और अभी तक इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स चले जा रहे हैं बाय साइंटिस्ट्स। तो इसको हम बहुत ही बेसिक तरीके से पढ़ेंगे जिससे हमको बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो कि कौन से कैटेगरी में, कौन सा किंगडम में कौन कौन ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, और पढ़ेंगे। तो नाउ लेट्स स्टार्ट। तो पहले हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे कि हाउ द क्लासिफिकेशन स्टार्टेड। तो 3 एरास, यहाँ पर 3 एरा में हमने डिवाइड किया है: आर्टिफिशियल एरा, नेचुरल एरा और फाइलोजेनेटिक एरा। ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स होते हैं आर्टिफिशियल और नेचुरल में कंफ्यूज हो जाते हैं। वो समझते हैं कि आर्टिफिशियल जो है वो बाद में आया था, पर ये सही नहीं है। द फर्स्ट क्लासिफिकेशन वाज आर्टिफिशियल बिकॉज ये एक्सटर्नल फीचर्स को लेकर हुआ था, यानी कि मॉर्फोलॉजी को लेकर। मॉर्फोलॉजिकल जो स्ट्रक्चर्स है, ये मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स के ऊपर बेस कर कर ये आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन हुआ था। मॉर्फोलॉजी मतलब ये प्लांट कौन से हैबिट में ग्रो होता है, यानी कि हैबिट मतलब वो क्या, उसका स्ट्रक्चर क्या राउंड है, वो क्या स्प्रेडिंग है, पिरामिडल, यानी कि जो हम क्रिसमस ट्रीज देखते हैं वो क्या पिरामिडल हैबिट में ग्रो होता है, ओवल है, वास शेप्ड है, फाउंटेन मतलब जो कोकोनट ट्रीज हैं, पाम ट्रीज हैं, तो वो मेनली फाउंटेन हैबिट्स के हैं। तो ऐसे स्ट्रक्चर में, या फिर जो लीफ स्ट्रक्चर है, लीफ स्ट्रक्चर में क्या होता है, जो मिड रीब होता है, मिड रीब का भी बहुत सारा स्पेसिफिकेशन होता है। लीफलेट स्ट्रक्चर बड़ा होगा क्या छोटा होगा, उसका जो आर्टिकुलेशन है या फिर जो विनेशन है, ये विनेशंस भी डिफरेंशिएट करने में हेल्प होता है। तो दीज वर सम सुपरफिशियल फीचर्स। और कैरोलस लिनियस ने, हु कैरोलस लिनियस, अब तक तो इनका नाम बहुत ही डीप डाउन ऑफ योर ब्रेन जो एब्जॉर्व हो चुका होगा। कैरोलस लिनियस 11th के पहले से बहुत बार पढ़ चुके हो आप। तो कैरोलस लिनियस ने क्या किया था, मेनली जो एंड्रोशियम, आप लोग सब क्लास 9th-10th में पढ़े होंगे। एंड्रोशियम विच इज एंड्रोशियम जो जिससे पोलन प्रोड्यूस होता है। तो मेनली उस एंड्रोशियम के स्ट्रक्चर के अनुसार उन्होंने कुछ डिफरेंशिएशन किए थे प्लांट्स के बीच। तो यहाँ पर देख सकते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंड्रोशियम जो हम मॉर्फोलॉजी चैप्टर में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर एक पोलन है, यहाँ पर वी शेप्ड, क्या मेनली वी शेप्ड पोलन का जो सैक है देख सकते हैं। या फिर वर्साटाइल नाम का एक पोलन जो सैक है वो भी होता है। या फिर जो फ्यूज्ड एंथर्स हैं, फ्यूज्ड एंथर्स। तो ऐसे कुछ क्लासिफिकेशन किए थे। अब अगर आप जानना चाहते थे कि कैसे क्लासिफिकेशन क्या होगा, हम तो देखते हैं एक ही स्टिक होता है, उसके ऊपर पोलेंस निकलते हैं, तो कैसे ये क्लासिफिकेशन हो गया। वो तो सेम ही होता है सबके लिए, पर सेम नहीं होता। कुछ फ्यूज्ड होते हैं, कुछ सॉलिटरी होते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, कंपाउंड होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं। तो ऐसे क्लासिफिकेशन किया जाता था। सो दैट वॉज अबाउट द आर्टिफिशियल सिस्टम। और आर्टिफिशियल सिस्टम में एक फ्लॉ था क्या, उन्होंने, और जो जिन्होंने ये क्लासिफिकेशन दिए थे उन्होंने मेनली वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव, इन दोनों स्ट्रक्चर्स को कंबाइन कर किया था, यानी कि उन दोनों को सेम वेटेज दिया था। उन्होंने वेजिटेटिव यहाँ पर बोल सकते हैं कि फेनोटाइपिक, और रिप्रोडक्टिव बोल सकते हैं जीनोटाइपिक। तो अगर आप मेंडेलियन जेनेटिक्स पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि फेनोटाइपिक जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो इजीली जो एनवायरनमेंट उससे प्रभावित होता है। दिस इज हाईली इफेक्टेड बाय द एनवायरनमेंट, यानी कि फेनोटाइप बहुत जल्दी एनवायरनमेंट को कैच करता है, बायोटिक स्ट्रेस में आ जाता है, बायोटिक और एबायोटिक स्ट्रेस में आ जाता है। जैसे कि आप देखते हैं कि जब सनलाइट ज़्यादा पड़ रहा होगा तो जो प्लांट का डिहाइड्रेशन हो जाता है, जिसको हम विल्टिंग बोलते हैं, जो साइंटिफिक मेथड है कि बोलने का तरीका है, वो है विल्टिंग, यानी कि डिहाइड्रेशन हो जाए, वो ड्रूपिंग हो जाएगा। तो ऐसे तो हम क्लासीफाई नहीं करेंगे कि एक ड्रूपिंग वाला प्लांट था और एक स्टेच, यानी कि जो खड़ा हो जाता है वो ऐसा प्लांट होगा कि एक सीधा खड़ा है और एक ड्रूप्ड प्लांट है। ऐसे तो क्लासिफिकेशन नहीं होता ना। तो फिनोटाइप इज इजीली मॉडिफाइड बाय द एनवायरनमेंट। सो दिस इज नॉट एट सेम लेवल ऑफ जीनोटाइप। जीनोटाइप एक इंट्रिंसिक, जीनोटाइप को चेंज करने के लिए म्यूटेशन होना पड़ता है, और म्यूटेशन एक बार में एक बॉडी में नहीं होता, ये बहुत सारे फेजेस में चलता है।
तो एक पॉपुलेशन में म्यूटेशन होता है, वो मेनली गिना जाता है, ये मेनली क्वांटिटेटिव होता है, क्वालिटेटिव नहीं। तो मेनली ऐसे आर्टिफिशियल सिस्टम हुआ था, तो उन्होंने वेटेज दिया था फिनोटाइप और जीनोटाइप को सेम, जो देना नहीं था, दैट वाज अ फ्लॉ। और मॉर्फोलॉजी को लेना भी एक फ्लॉ ही था। तो नाउ लेट्स कम टू नेचुरल काइंड ऑफ सिस्टम, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो इसमें क्या हुआ था, इंटरनल स्ट्रक्चर्स को लिया गया था। इंटरनल स्ट्रक्चर मतलब, तो यहाँ पर चार मेनली फीचर्स लिए गए थे, जो है ए, ई, यू और पी। तो ए इज एनाटमी, ई इज एम्ब्रायोलॉजी, यू इज अल्ट्रास्ट्रक्चर एंड पी इज फाइटोकेमिस्ट्री। तो एनाटॉमी का मतलब होता है जो हम डाइसेक्शन करते हैं, फ्लावर्स के डाइसेक्शन आप करे हैं, तो उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखें या फिर ऊपर से ही देखें। आफ्टर डाइसेक्शन उसके अंदर क्या है उसको देखना ही एनाटॉमी हो गया, कि आफ्टर डाइसेक्शन विच इज सीन अंडर माइक्रोस्कोप और बाय आवर नेकेड आई, दैट इज एनाटॉमी, बाय टेकिंग अ लुक ऑन द इंटरनल ऑर्गन्स, राइट। तो ऑर्गन्स को देखना, तो दैट इज एनाटॉमी। एम्ब्रायोलॉजी क्या हो गया, अगर एम्ब्रायोलॉजी में मेनली हम एम्ब्रायो से कुछ इंफॉर्मेशंस लेते हैं। एम्ब्रायो कहाँ पर होता है, सीड्स के अंदर। तो सीड्स के अंदर एम्ब्रायो कहाँ पर है, किससे न्यूट्रिशन ले रहा है, उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या है, यानी कि जो प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट किस चीज़ से बना है वो। तो दिस इज द एम्ब्रायोलॉजी। और एम्ब्रायोलॉजी से मेनली फाइलोजेनेटिक्स कनेक्ट होते हैं, क्योंकि जो एम्ब्रायो स्ट्रक्चर से हम एंसेस्टर्स को कनेक्ट कर सकते हैं डिफरेंट टैक्सस के। तो दैट इज द एम्ब्रायोलॉजी। अल्ट्रास्ट्रक्चर मतलब जो हम बोलते हैं ना, पेरेन्काइमेटस सेल, पेरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, क्लोरेन्काइमा। तो ये सब क्या है, टिश्यूज़ के अंदर जो सेल्स हैं, उस सेल्स के अंदर भी मेनली स्टेजेस। हम पहले मॉर्फोलॉजी देखेंगे, मॉर्फोलॉजी के काटो एनाटॉमी आएगा, तो एनाटॉमी के अंदर हम जो इंटरनल ऑर्गन्स पाएंगे, तो उस इंटरनल ऑर्गन्स के भी अंदर कैसे हम देखेंगे, माइक्रोस्कोप के जरिए से। तो माइक्रोस्कोप से हम जो इंटरनल ऑर्गेनल्स को देखेंगे, दैट इज द अल्ट्रास्ट्रक्चर। और फाइटोकेमिस्ट्री क्या है, कि कुछ केमिकल्स उनसे निकलते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि मीथेन मीथेन निकलता है किसी किसी फ्लावर बॉडी से, या फिर जो क्या कहते हैं, फ्लावर का जो फ्रेग्रेंस होता है, वो मेनली केमिकल्स होते हैं। तो उससे भी बढ़कर कुछ केमिकल स्ट्रक्चर हम देखना चाहते हैं। जैसे कि ये तो थोड़ा बेसिक हो गया, पर अगर हम केमिस्ट्री देखें, यानी कि जो सेल्यूलोज है, सेल्यूलोज के बिना हेमियोसेल्यूलोज है, पेक्टिन है, या फिर गैलेक्टन है, क्या है उसके अंदर, या फिर जो डीएनए और आरएनए का स्ट्रक्चर हो गया, वो डीएनए कौन सा टाइप का है, बी डीएनए है, जेड डीएनए है, आप पढ़ेंगे बाद में। आरएनए कौन सा है, 16S आरएनए है, 23S आरएनए है। तो दीज आर द फाइटोकेमिस्ट्री थिंग्स, राइट। तो दीज वेर सम नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम। ये नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम कौन दिया था, दो साइंटिस्ट दिए थे। एक थे जॉर्ज बेंथम और दूसरे थे जोसेफ डाल्टन हुकर। ये पूरा नाम आपको नहीं याद रखना, आप सिर्फ याद रखना कि बेंथम एंड हुकर, टू साइंटिस्ट्स वेयर वेयर द फर्स्ट साइंटिस्ट टू गिव द नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम। नाउ फाइलोजेनेटिक्स। तो फाइलोजेनेटिक्स में क्या होता है, इवोल्यूशनरी, यानी कि जो इवोल्यूशन, जो एक टैक्सा होता है, तो उस टैक्सा के अंदर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उस ऑर्गेनिजम्स के सभी का एंसेस्टर एक होता है। यानी कि वन एंसेस्टर कैन क्रिएट डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, जिनको हम डिफरेंट स्पीसीज के नाम के तौर पर जानते हैं, डिफरेंट स्पीसीज के नाम के तौर पर। तो ऐसे ही क्रिएट हुआ था जो 7 हायरार्की हम देख सकते हैं, किंगडम, फाइलम, जो एक हायरार्की है ना। तो ये टैक्सोनॉमी वाज क्रिएटेड ड्यू टू द इवोल्यूशन, एंड इसी को कनेक्ट करने का तरीका ही ये फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम। सो फाइलोजेनेटिक्स इज नथिंग बट इवोल्यूशनरी क्लासिफिकेशन, राइट। जब ये इवोल्यूशनरी क्लासिफिकेशन, हाँ, ये मेनली इवोल्यूशनरी क्लासिफिकेशंस कैसे मिलेंगे, बाय कार्बन डेटिंग। तो कार्बन डेटिंग तो आपको पता ही होगा कि कार्बन का जो रेडियो एक्टिविटी है उसको काम में लाकर, यानी कि रेडियो एक्टिविटी का जो हाफ लाइफ है उसको फंक्शन में लाकर, ये का जो एंसेस्टर्स, यानी कि जो फॉसिल्स हैं उनके रिलेटेड, उनको हम कनेक्ट करते हैं, और ऐसे हम इवोल्यूशनरी जो रिलेशन है उनको निकालते हैं। तो ये फॉसिल्स हमको जब नहीं मिले, तो हम क्या क्या सिस्टम्स को काम में लाएंगे। सो दे वेर मेनली 3। दे आर न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, क्या है ये,
तो आपने तो इंजीनियरिंग नाम का सुना होगा। तो इंजीनियरिंग में आपका जो कंप्यूटर साइंस है या फिर आईटी है, उसमें हमको क्या सिखाया जाता है? बाइनरी कोड्स। तो ये बाइनरी कोड्स को काम में लाकर हम क्या स्टोर कर सकते हैं? क्या स्टोर नहीं, हम कंपैरिजन करेंगे। हमारे पास बहुत सारे डेटा है, यानी कि अगर आप देखेंगे कि इतने डाइवर्सिटी में अ, आप अगर एक पोलन का स्ट्रक्चर खोजने जाएंगे तो वो बहुत ही भास्ट हो जाएगा। इट वुड बी 1/1 लाख, यानी कि जो 1 लाख पोलन का वैरायटी है उसके एक 1% को भी खोजना बहुत ही टफ होगा। तो ये ये टास्क को अगर आपको इजी करना है तो आपको बाइनरी कोड्स का हेल्प लेना ही होगा, यानी कि स्टैटिस्टिकल जो मोड है उसमें आना पड़ेगा, और उसके लिए हम न्यूमेरिकल या फिर बूलियन अलजेब्रा का प्रयोग करना पड़ेगा, जो मेनली आप ये समझ लो, मेनली दिस टैक्सोनॉमी और न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी इज डन बाय द कंप्यूटर्स। कंप्यूटर में डेटा हम फीड करेंगे 1000 जो प्लांट है, और वो 1000 डेटा को वो पंच करके जो एक ही क्लासिफिकेशन के अंडर, एक ही कैटेगरी के अंडर आएगा। यानी कि अगर हम 1000 प्लांट्स ले लें तो ए बी और सी में 200, 300 और 500 ऐसे डिवाइड कर देगा कि ए कैटेगरी के अंडर 200 प्लांट्स है, बी कैटेगरी के अंदर 300 प्लांट्स है, सी कैटेगरी के अंदर 500 प्लांट्स है। दैट्स हाउ द क्लासिफिकेशन गो, राइट। तो ऐसे होता है ये न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। नाउ देयर इज केमो टैक्सोनॉमी। तो केमो टैक्सोनॉमी में क्या होगा कि हम डीएनए और आरएनए स्ट्रक्चर्स के अंदर घुसेंगे, और केमो टैक्सोनॉमी में सिर्फ डीएनए और आरएनए नहीं, उसका जो भी फंक्शनैलिटी होगा, यानी कि अगर जाइलम और फ्लोएम से जो जो केमिकल्स आते हैं उनके अंदर कौन से कॉम्बिनेशंस आएंगे, या फिर जो हार्मोन्स हैं, हार्मोनल स्ट्रक्चर्स के अंदर घुसना, कि जो ऑक्सिन है वो इंडोल एसिटिक एसिड है, तो साइटोकाइनिन क्या है, ये सब स्ट्रक्चर्स को खोजना। तो दिस इज द केमोटैक्सोनॉमी। उसके मुताबिक ये कौन से इंटेंसिटी में है, यानी कि जो ऑक्सिन है वो कौन से कंसंट्रेशन में है, उसके मुताबिक डिफरेंशिएशन करना, जो हम बोलते हैं C3 C4 C2 साइकिल्स, राइट। तो ये C3 C2 और C4 ये मेनली तो केमिकल रिएक्शंस के ऊपर ही जो बेस कर कर ही ये क्लासिफिकेशन किया गया था। हम मैं क्या किसके बात कर रहा हूँ? मेनली जो फोटोसिंथेसिस के और रेस्पिरेशन के बाद, राइट। तो फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशंस दे आर ऑल कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शंस। तो ये रिएक्शंस को जानने के लिए हम केमोटैक्सोनॉमी को यूज करके हम डिफरेंट क्लासिफिकेशंस करेंगे। और जो है वो है न्यूमेरिकल not numerical, sorry, this is cytotaxonomy, right। तो आपने पहले ही जान चुके हैं कि साइटो का मतलब ही होता है साइटोप्लाज्म रिलेटेड और तो सेल रिलेटेड। तो यहाँ पर साइटोप्लाज्म में, यहाँ पर मैंने क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर क्यों लिया है, क्योंकि ये साइटोटैक्सोनॉमी मेनली क्रोमोसोम के ऊपर ही है, कि क्रोमोसोम हमारा जो पूरा जीनोम सिस्टम है, जीनोम है, जेनेटिक पूल है, जो इस जीन के जो क्या कहेंगे, जो एक लेयर है जीन का, तो इस जीन के इस लेयर को अगर हम पढ़ लें लाइक एक बुक, तो इस बुक के अंदर जो रीडिंग्स हैं हम वो पढ़ लेते हैं, तो डिफरेंट बुक्स को हम जज करेंगे। तो अगर हमारा जीनोम एक बुक है और उसका राइटिंग्स हमारा क्रोमोसोम हो गया, तो अगर हम ये क्रोमोसोम को पढ़ लेते हैं तो डिफरेंट बुक्स को हम अलग अलग जॉनरा में डिवाइड कर सकते हैं। तो लाइक दैट हम क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे, क्रोमोसोम के नंबर्स काउंट करेंगे कि कौन से एनिमल्स में, कौन से प्लांट्स में, कौन से ऑर्गेनिज्म में
कितना कितना क्रोमोसोम नंबर है, स्ट्रक्चर कैसा है और उसके फंक्शंस क्या क्या है, डिफरेंट डिफरेंट क्रोमोसोम के डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस, क्योंकि वो ही हमारा जो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूएंट है और उसके वजह से ही हमारा ये जो बिल्ड हुआ है। तो ऐसे ही हम ये साइटोटैक्सोनॉमी को डिफाइन कर सकते हैं, राइट। नाउ कमिंग टू द एग्जाम्पल्स। तो ये चैप्टर शुरू करने से पहले हम उसके एग्जाम्पल्स पढ़ लेंगे बहुत अच्छे तरीके से। तो यहाँ पर हम पिक्चर्स भी दे चुके हैं, आप अगर चाहे तो देख लेंगे। इसमें कुछ खास नहीं है और ये इससे कुछ आएगा भी नहीं आपके बोर्ड्स में या फिर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में। अगर आप देखना चाहे तो देखेंगे। तो पर ये एग्ज़ाम्पल्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर एग्ज़ाम्पल्स के बिना अगर आप यहाँ से आगे बढ़े तो इससे कुछ नहीं होगा। ये एग्जाम्पल्स आएंगे ही आएंगे। तो ग्रीन एल्गी में मेनली क्लेमाइडोमोनास, वॉलवॉक्स, स्पाइरोगैरा ये सब है। क्लोरेला को आप पहचानते हैं। तो ब्राउन एल्गी में एक्टोकर्पस, स्केल्प, लेमिनारिया, सार्गाज्म। तो ऐसे आप देख लेंगे। ये स्लाइड आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ये स्लाइड आप पढ़ेंगे और आपके एनसीईआरटी में जो पिक्चर्स है इनके रिलेटेड, लाइक क्लेमाइडोमोनास का पिक्चर दिया हुआ है, वॉलवॉक्स का पिक्चर दिया हुआ है, तो इनके स्ट्रक्चर को आप देखते हुए चलेंगे जो जो दिया हुआ है। पर एग्जाम्पल्स आप सभी याद करेंगे, राइट। तो ऐसे आप याद रख लो, देन वी विल डिस्कस अकॉर्डिंग टू देयर क्लासेस। एल्गी जब पढ़ेंगे तो ये एग्जाम्पल्स फिर से आएंगे। नाउ कमिंग टू ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो इस चैप्टर में घुसने से पहले ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन अगर आप ना जाने तो आप समझ ही नहीं पाएंगे कि कौन से फाइट यानी कि गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट इस कौन से इन दोनों में से कौन सा पार्ट से ये प्लांट बॉडी प्रोड्यूस हो रहा है। तो ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं वो हैप्लॉइड डिप्लॉइड और हैप्लॉन्टिक डिप्लॉन्टिक लाइफ को क्या करते हैं, जंबल अप कर देते हैं। तो ये हैप्लॉइड डिप्लॉइड और हैप्लॉन्टिक डिप्लॉन्टिक आर डिफरेंट, कॉज मेनली जिसमें एन यानी कि जिसमें क्रोमोसोम का एक ही स्ट्रक्चर होगा, क्रोमाटिड सिस्टर क्रोमाटिड्स जस्ट एक ही क्रोमाटिड स्ट्रक्चर्स होंगे, इससे कोई दूसरा क्रोमाटिड स्ट्रक्चर नहीं आकर जुड़ेगा। तो दीज आर मेनली द हैप्लॉइड्स। और जिसमें ये क्रोमाटिड स्ट्रक्चर होंगे यानी कि जिससे हम बहुत ही ज़्यादा लगाव है हमें जिस क्रोमोसोम स्ट्रक्चर से, सो दिस इज डिप्लॉयड स्ट्रक्चर। तो जिसी प्लांट मेन बॉडी में जो एग्जिस्टिंग बॉडी हम देख सकते हैं, मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर होता है, तो वो बॉडी कैसा है उसके मुताबिक ये डिफरेंशिएशन किया गया है। सेल्स कैसे हैं सेल के मुताबिक। तो दीज आर हैप्लॉयड एंड डिप्लॉयड, जिसमें एन होगा दैट इज हैप्लॉयड एंड जिसमें 2n होगा दैट इज डिप्लॉयड। तो एल्गी एंड ब्रायोफाइटा दीज आर हैप्लॉयड। यहाँ पर ये क्वेश्चन आएगा कि among the plant kingdom which is the first diploid plant to come in play. So the first coming diploid is pteridophyte. Pteridophyte is the answer of first diploid plant, right? और generation यानी कि जो साइकिल होगा, लाइफ साइकिल होगा एक प्लांट का, पूरा प्लांट का, नॉट फॉर सेल ओनली, पूरा प्लांट का जो लाइफ साइकिल होगा उस लाइफ साइकिल के मुताबिक यानी कि जो ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जो है उसका जो मैप है, तो वही मैप के अनुसार हम उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। एक है हैप्लॉन्टिक, दूसरा है हैप्लोडिप्लॉन्टिक, तीसरा है डिप्लॉन्टिक। यानी कि हैप्लॉन्टिक और डिप्लॉन्टिक दे आर द बोथ एक्सट्रीम एंड्स, द मिडिल वन इज हैप्लोडिप्लॉन्टिक। दोनों ही फीचर्स होंगे, हैप्लॉन्टिक का भी फीचर होगा और डिप्लॉन्टिक का भी फीचर होगा। तो हैप्लॉन्टिक में क्या आएगा वो है एल्गी, हैप्लोडिप्लॉन्टिक में क्या आएगा ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट,
डिप्लॉन्टिक में आएगा जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। और यहाँ पर मैंने कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, एक्टोकार्पस पॉलीसाइफोनिया। तो ये दोनों एल्गी हैं। अगर आपने जो प्रीवियस एग्जाम्पल्स पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि एक्टोकार्पस एक ब्राउन एल्गी है और पॉलीसाइफोनिया एक रेड एल्गी है। तो ये मेनली हैप्लोडिप्लॉन्टिक होते हैं। कैसे होंगे ये अगर आप साइकिल पढ़ेंगे तो पता चलेगा। और डिप्लॉन्टिक में फ्यूकस इज मेनली डिप्लॉन्टिक। फ्यूकस एक ग्रीन एल्गी है। तो फ्यूकस, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म दे आर डिप्लॉन्टिक। ये एग्जाम्पल्स आपको याद रखना ही है, राइट। नाउ एक एक से हम मेनली डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। हम हैप्लोडिप्लॉन्टिक से डिस्कशन स्टार्ट करेंगे क्योंकि ये आइडियल है, ये दोनों का बीच में है। तो इसमें मेनली जो स्टार्ट होता है वो है, आप अगर गैमेटोफाइट से स्टार्ट करें, राइट, तो गैमेटोफाइट, देन गैमेटोफाइट से माइटोसिस होगा, उस माइटोसिस से इक्वेशनल डिवीजन होगा और उससे जो गैमेट्स प्रोड्यूस होंगे जिसको हम गैमेटोजेनेसिस बोलेंगे, तो एक मेल होगा और दूसरा फीमेल होगा, उससे सिनगैमी होगा, यानी कि फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन का दूसरा नाम सिनगैमी भी है प्लांट्स में मेनली सिनगैमी होता है। तो फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट फॉर्मेशन होगा और उस जाइगोट से स्पोरोफाइट जो टू एंड और डिप्लॉयड है, ये डिप्लॉयड है तो उसको हम स्पोरोफाइट कहेंगे। तो ये जान लो कि स्पोरोफाइट इज डिप्लॉयड और गैमेटोफाइट इज हैप्लॉयड ऑलवेज। तो इस स्पोरोफाइट से मियोसिस होगा, यानी कि जो रिडक्शनल डिवीजन है, और उससे 4 स्पोर्स क्रिएट होंगे, ये प्रिलिमिनरी है। और उस स्पोर से इंडिविजुअल गैमेटोफाइट्स क्रिएट होंगे। तो हमने पहले ही देखा था कि क्या देखा था कि हैप्लोडिप्लॉन्टिक में ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट है। तो यहाँ पर दोनों फीचर्स हैं क्या, कि ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट। तो ब्रायोफाइट में क्या होता है, ब्रायोफाइट में जो गैमेटोफाइट है, ब्रायोफाइट में जो गैमेटोफाइट है वो मेनली एक फ्री लिविंग ग्रीन पार्ट होता है, यानी कि फ्री लिविंग ग्रीन स्ट्रक्चर होता है। यही मेन बॉस है। ऐसे पकड़ लो कि बॉस, सो ब्रायोफाइट में बॉस क्या है, गैमेटोफाइट। और जो स्पोरोफाइट है इसमें वो थोड़ा सुपरिंटेंडेंट है, उसका चमचा है। तो द बॉस इन ब्रायोफाइटा इज गैमेटोफाइट। और टेरिडोफाइट में जो बॉस है वो है स्पोरोफाइट, राइट। और जो सुपरिंटेंडेंट है या फिर जो चमचा है वो है गैमेटोफाइट। यही सिर्फ डिफरेंस है। सो यहाँ पर लिख दो कि स्पोरोफाइट बॉस इन टेरिडोफाइट और गैमेटोफाइट बॉस इन ब्रायोफाइट। सो ऐसे डिफाइन होता है ये हैप्लोडिप्लॉन्टिक। अगर आप इस हैप्लोडिप्लॉन्टिक स्ट्रक्चर से हैप्लॉन्टिक स्ट्रक्चर को डिडक्ट करें तो आपको मिलेगा डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। और अगर डिप्लॉन्टिक स्ट्रक्चर को अगर आप डिडक्ट करें तो आपको मिलेगा हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, लाइक हैप्लॉन्टिक। तो यहाँ पर आप स्पोरोफाइट की यानी कि स्पोरोफाइट को नहीं देख सकते। तो यहाँ पर स्पोरोफाइट था पर यहाँ पर स्पोरोफाइट नहीं है, तो कहाँ गया, कौन सा पार्ट यहाँ पर डिडक्ट हुआ है। यहाँ पर गैमेटोफाइट है, वहाँ पर भी था। यहाँ पर गैमेटोजेनेसिस हुआ है, यहाँ पर भी
गैमेट फॉर्मेशन हुआ है, एक मेल और फीमेल सिनगैमी भी हुआ है, फर्टिलाइजेशन हुआ है, जाइगोट हुआ है फॉर्मेशन। पर यहाँ पर जाइगोट से स्पोरोफाइट जो होना चाहिए था, ये स्पोरोफाइट फॉर्मेशन नहीं हुआ है। सो इस स्पोरोफाइट ना होकर ही डायरेक्ट जाइगोट से मियोसिस होकर, जाइगोट ही पूरा मियोसिस होकर स्पोर्स फॉर्मेशन कर लेता है। इसी को हम हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कहेंगे। और यहाँ पर जो एग्जाम्पल होगा वो है एल्गी। नाउ फॉर डिप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक में क्या हुआ है, यहाँ पर स्पोरोफाइट मेन बॉडी है, मेन प्लांट बॉडी है स्पोरोफाइट। हम जो देखते हैं, यानी कि जो पेड़ देखते हैं हम बड़ा बड़ा, तो उसमें जो मेन प्लांट बॉडी है वो स्पोरोफाइटिक है, उसमें जो सेल्स है वो 2n है। तो ये स्पोरोफाइट से, स्पोरोफाइटिक जो सेल्स हैं ये डिवाइड होकर क्या फॉर्म करते हैं, गैमेटोफाइट्स। पर ये गैमेटोफाइट्स, मैंने कहा था कि हैप्लोडिप्लॉन्टिक में क्या हो रहा था कि गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट दोनों हैं। अगर हम ये गैमेटोफाइट डिडक्ट करें या फिर इसको डिलीट कर दें तो हम क्या पाएंगे, डिप्लॉन्टिक। पर यहाँ पर तो ये नहीं हो रहा, यहाँ पर तो डिलीट नहीं हो रहा है ये, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि जो गैमेटोफाइटिक स्टेज है, ये गैमेटोफाइटिक स्टेज मेनली शॉर्ट स्पैन होता है, बहुत कम टाइम के लिए आया होता है। हम जानते हैं कि जो हमारा प्लांट है, जो हमारा ट्रीज है, उसमें फ्लावर्स आते हैं। तो ये फ्लावर्स के अंदर क्या होता है, ये एंड्रोशियम होता है, उसके अंदर पोलन स्ट्रक्चर होते हैं, और गाइनोशियम उसके अंदर क्या होता है, एक एम्ब्रायो सैक होता है। उस एम्ब्रायो सैक के अंदर फीमेल गैमेटोफाइट्स रहते हैं, और जो पोलन है उस पोलन के अंदर मेल गैमेटोफाइट्स रहते हैं। और वो ज़्यादा टाइम के लिए नहीं रहते, शॉर्ट स्पैन होते हैं और बहुत छोटे होते हैं और सिंगल सेल्ड होते हैं, यानी कि उसका यहाँ पर बहुत ज़्यादा कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं है। पर क्या कंट्रीब्यूशन है, दे आर मेनली कनेक्टिंग द लाइफ साइकिल। तो यहाँ पर ये गैमेटोफाइट बहुत छोटे हैं और शॉर्ट स्पैन होते हैं, और ये गैमेटोफाइट से जो गैमेट्स फॉर्मेशन होते हैं हो गए हैं, और फिर से सिंगैमी हो गया है, और यानी कि फर्टिलाइजेशन हुआ है। जो आप पढ़ेंगे टेरिडो मेनली जो एंजियोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म में ट्रिपल फ्यूजन होता है, ट्रिपल फ्यूजन के बाद जाइगोट फॉर्मेशन होगा, और इस जाइगोट फॉर्मेशन के बाद ये स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी प्रोड्यूस हो जाएगा। तो दिस इज द डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। तो ये मेनली कहाँ कहाँ पर दिखाई पड़ता है, मेनली जिम्नोस्पर्म यानी कि पाइनस, साइकस, सीड्रस, इनमें, और एंजियोस्पर्म में। सो दिस इज इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड आपको अगर इसका जो पीडीएफ है वो चाहिए तो आपको आना पड़ेगा स्टडीफाई सक्सेस के ऐप में, और यहाँ पर आप कुछ क्लासेस भी बुक कर सकते हैं इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, और देखने के लिए कि हम कैसे पढ़ा रहे हैं, और यू कैन एनरोल इन आवर कोर्सेस ऑल्सो। सो दैट्स इट। बेस्ट ऑफ